हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्निंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने श्वसन तंत्र के कुछ बिंदु पढ़े थे, अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कल पिछले वीडियो में नासिका चैम्बर देखा था, तो उसके बाद देखते हैं कांची। नासिका कक्ष की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे कांची कहते हैं। इसके बाद है ग्रसनी। नासिका कक्ष सबसे पहले इसमें खुलता है। जो नासिका कक्ष होता है, नाक होता है, वो सबसे पहले इसमें खुलता है और जो वायु व आहार का उभयनिष्ठ मार्ग है, जो आहार हम खाते हैं भोजन, और वायु का जो श्वास लेते हैं, इसका उभयनिष्ठ मार्ग क्या है? ग्रसनी है। इसके बाद स्वरयंत्र, कंठ, ध्वनि पेटिका, वॉइस बॉक्स ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है और इसके प्रवेश द्वार पर एपिग्लोटिस उपस्थित होता है, जिसका मुख्य कार्य है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। यह भी इम्पोर्टेंट है, एपिग्लोटिस के बारे में पूछता है। इसके बाद है श्वास नली। एक सीधी नलिका है 12 सेमी की। इसमें अपूर्ण उपास्थीय वल्य उपस्थित होते हैं, जो कि श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। यह 16 से 20 होते हैं और सी आकार के होते हैं। एडम्स एप्पल, गर्दन में कंठ का यह एक भाग है, जो पूछ सकते हैं कि एडम्स एप्पल किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं श्वसनी। श्वसनी क्या होती है कि श्वसनी के श्वास नली होती है, उसके नीचे वक्ष गुहा में जाकर, जो श्वास नली होती है उसमें वक्ष गुहा में जाकर दो भागों में दाएं और बाएं बंट जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। यह आगे जाके श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये देखिए, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ये श्वसनी है, जो ये श्वास नली है, इसके बाद दो भागों में विभाजित होगी। उसके बाद जो आगे जा रही है वो श्वसनिकाएं हैं। इसमें देखते हैं मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, जो कि वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। हाइलम, जहाँ से श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करती है, जैसे ये है, यहाँ से यह प्रवेश कर रही है, तो ये क्या है? हाइलम है। वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वायु कोश में खुलती है। मनुष्य के प्रत्येक फेफड़े में लगभग वायु कोश 300 करोड़ होते हैं, और मनुष्य का प्रत्येक फेफड़ा जो सतही झिल्ली से घिरा हुआ होता है, उसे हम पलुरा कहते हैं। इसके बाद पलुरा गुहा में म्यूकस जैसा चिकना क्या होता है? द्रव भरा होता है। पलुरल तरल भी कहते हैं। इसके बाद फेफड़ा, मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, हमने देख लिया, वक्ष गुहा में होते हैं। और दायां फेफड़ा बाएं से बड़ा होता है, और दायां फेफड़े में 3 पालियां होती है और बायां में 2 पालियां होती है। दायां फेफड़ा भारी और बायां फेफड़ा हल्का होता है। इनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा बड़ा होता है, कौन से में कितनी पालियां होती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है कि वक्षीय गुहा का निचला जो परत होता है, एक पतले पत द्वारा बंद रहता है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। यह वक्षीय गुहा और उदर गुहा को क्या करता है? अलग करता है। पसलियाँ, मनुष्य में कुल 24 पसलियाँ होती है। 12 जोड़ी, अगर जोड़ी में पूछे तो 12 होती है। इसके बाद इन तीनों में हम देख लेते हैं कुछ संबंध या क्या होता है, जो कि अंतःश्वसन के दौरान होता है। पसलियाँ अंतःश्वसन के दौरान यह संकुचित होकर ऊपर व बाहर की ओर गति करती है। डायफ्राम क्या होता है? अंतःश्वसन के दौरान यह चपटा हो जाता है और वक्षीय गुहा है जो, उसका आयतन बढ़ जाता है। फेफड़ा है जो वायु दाब इसका कम हो जाता है। कौन सी अवस्था में? अंतःश्वसन के दौरान। इसके बाद देखते हैं उच्चश्वसन। पसलियाँ स्थिर होकर नीचे और अंदर की ओर, और डायफ्राम है जो गुंबद के समान, वह वक्षीय गुहा का आयतन घट जाता है उच्चश्वसन के दौरान। फेफड़ा है जो वायु दाब इसका ज़्यादा हो जाता है उच्चश्वसन के दौरान। रेडियल पेशी क्या होती है? रेडियल पेशी जिसके द्वारा डायफ्राम पसलियों से जुड़ा होता है, उसे रेडियल पेशी कहते हैं। और पसलियों के मध्य पाए जाने वाले पेशी अंतरापार्श्व पेशी जिसे कहते हैं, और यह इसके कुछ अन्य नाम हैं, तो ध्यान से देखिएगा। रेडियल पेशी के बारे में भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद देखते हैं वायु कोश, एल्यूवियोली।
इसके द्वारा फेफड़ों के अंदर रुधिर के साथ गैसों का विसरण प्रक्रिया से आदान प्रदान होता है। ये हमने पिछले क्रम में भी ये देखा था कि यह रक्त के साथ गैसों का आदान प्रदान करता है और विसरण विधि के द्वारा करता है। इसके बाद देखते हैं शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परिवहन किस में होता है, तो रुधिर का जो हीमोग्लोबिन होता है वहाँ ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा परिवहन होता है। और ब्लड में अगर पूछे, आरबीसी में अगर पूछे तो ऑक्सीजन का परिवहन 97% और प्लाज्मा में अगर पूछे तो 3% ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना प्रक्रिया यह एक भौतिक परिवर्तन है जो कि अस्थायी प्रक्रिया है। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन के अणु एक हीमोग्लोबिन के साथ मिलते हैं, हिम के साथ मिलते हैं। CO2 का परिवहन, शरीर में CO2 का परिवहन सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में 70% होता है। आरबीसी में बाइकार्बोनेट निर्माण हेतु कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम पाया जाता है। कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में 23% CO2 का परिवहन होता है और कार्बोनिक अम्ल के रूप में CO2 का 7% परिवहन होता है। इसका निर्माण आरबीसी व प्लाज्मा में होता है। कार्बोनिक अम्ल का निर्माण आरबीसी व प्लाज्मा में होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनना क्या है, एक स्थायी परिवर्तन है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन। सामान्य श्वसन के दौरान लगभग 500 ml वायु हमारे फेफड़ों में होती है। सामान्य श्वसन के दौरान 500 ml वायु हमारे फेफड़ों में होती है। आगे देखते हैं श्वसन भागफल। श्वसन भागफल क्या है कि एक प्रकार की मापन है जिसको देखकर उसमें प्रयुक्त होने वाली खाद्य पदार्थों की पहचान की जाती है। श्वसन भागफल RQ कितना CO2 छोड़ा है बटा में क्या होता है ऑक्सीजन कितना ग्रहण किया है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल नीचे दिखाया गया है। RQ का मान 1 आता है और अवायवीय श्वसन में RQ का मान अनंत होता है। इसके बाद देखते हैं कोशिकीय श्वसन का पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस। यह घटना वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों में घटित होती है और ग्लाइकोलाइसिस की घटना कोशिका द्रव में संपन्न होती है और ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद के रूप में 2 पायरुविक अम्ल, 2 NADH और 2 जल के अणु बनते हैं। अवायवीय श्वसन या ग्लाइकोलाइसिस की पूर्ण प्रक्रिया में 2 ATP ऊर्जा बनती है। इसके बाद सेकंड चरण देखते हैं कोशिकीय श्वसन का। केवल वायवीय श्वसन होता है और वायवीय श्वसन की घटना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसमें 36 ATP ऊर्जा बनती है। इसके बाद ये जो समीकरण दिखाया गया है ये ग्लूकोज का, उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस आ गया, 2 ATP ऊर्जा बन गई और यह वायवीय श्वसन हो गया जिसमें 36 ATP ऊर्जा बन गई और टोटल 38 ATP ऊर्जा बनती है। NADH और ATP के पूर्ण नाम दिखाए गए।